नमस्ते। आज का पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और मैं अल्पना वर्मा यहाँ इसका सार प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले कौन कौन से माध्यम हैं और फिर हर माध्यम के बारे में उसकी कमियाँ और उसकी विशेषता को हम पढ़ते जाएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि जन समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जनसंचार के कई माध्यम हैं, जिनमें आप प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम देख सकते हैं, जो कि अखबार, समाचार पत्र आदि होते हैं, पढ़ने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, और रेडियो जो कि सुनने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, और टेलीविज़न देखने और सुनने के लिए, इंटरनेट, चौथा माध्यम इंटरनेट, जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। हर माध्यम का अपना महत्व है, अपना वर्ग है, पाठक वर्ग, दर्शक वर्ग, जो भी आप कहें। तो इन माध्यमों के प्रयोग करने का आधार हम देखते हैं कि लोगों की रुचि, माध्यम की उपयुक्तता और उपयोगिता इन पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि नए माध्यम आने के बाद भी इनका महत्व कम नहीं हुआ है, सभी माध्यम प्रयुक्त हो रहे हैं। अब चलते हैं प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम की तरफ। तो यह सबसे पुराना माध्यम है जिसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं, और इसका प्रारंभ चीन से हुआ। चीन के बाद जर्मनी, वहाँ छापाखाना खुला, और फिर उसके बाद भारत में कब छापाखाना खुला? पहला छापाखाना भारत में 1556 में गोवा में खोला गया था, और इसे मिशनरियों ने खोला था, और उनका उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार की पुस्तकें छापना। और आज मुद्रण कैसे होता है? कंप्यूटर की सहायता से होता है। अब इनकी खूबियां देखें। मुद्रित माध्यम की खूबियां क्या हैं? एक, कि लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं। आप कई बार एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, जब तक समझ में ना आए पढ़ लीजिए। अगर कोई कठिन शब्द है तो उसको मार्क कर लीजिए, उसको आप शब्दकोश से उसका अर्थ देख सकते हैं, फिर उसको पढ़ सकते हैं। तो अपनी रुचि के अनुसार आप अभी पढ़ें या बाद में पढ़ें, किसी भी खबर को अपनी रुचि के अनुसार आप पहले या बाद में पढ़ सकते हैं, और किसी भी सामग्री को लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसकी खामियां क्या हैं? पहली बात, भाई पढ़ने लिखने की सामग्री है तो पढ़ना लिखना भी तो आना चाहिए, तो यह अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है, नंबर एक। फिर उसके बाद टीवी तथा रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं दे पाता। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी की तरह या रेडियो की तरह तो इस पर नहीं आती ना। प्रिंटिंग प्रेस में बाकायदा पहले पूरा प्रोसीजर होता है, छापा जाता है, फिर वो बंटता है, तब पढ़ने के लिए हमें मिलता है। तो यहाँ समाचार पत्र आप देखेंगे कि उसकी एक निश्चित अवधि होती है कि 24 घंटे में एक बार छप रहा है, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार छपता है, मासिक महीने में एक बार छपता है। तो इस तरह से उनकी एक समय अवधि होती है। किसी भी खबर या रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। और दूसरा जो यहाँ पर हम देखते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट या कमियां जिसे कहते हैं हम, तो दूसरी है कि स्थान, स्पेस की भी सीमा होती है, और महत्व एवं जगह की उपलब्धता के अनुसार ही आप किसी भी न्यूज़ को स्पेस देते हो। तो मुद्रित माध्यम में अगर अशुद्धि हो जाती है तो फिर सुधार हेतु अगले अंक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक बार अगर प्रिंट में बाय मिस्टेक गलती से कोई गलती चली ही जाती है तो आपको उसको अगले अंक में सुधारना पड़ता है, अलग से हाईलाइट करके। और जो प्रिंटिंग माध्यम में आप देखिए कि लेखन के लिए भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी, स्पेलिंग्स, समय सीमा जो है उसका, और फिर जो आवंटित स्थान है जो दिया गया है, तय किया गया है, और फिर अशुद्धि शोधन एवं तारतम्यता पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। बाकायदा उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है छपने से पहले। तो इतना
उसमें समय लगता है। तो ये उसकी कुछ खामियां हैं। अब आते हैं रेडियो की तरफ। तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जिसमें ध्वनि, शब्द और स्वर ही मुख्य हैं। रेडियो आप देखें तो लीनियर माध्यम है, एक रेखीय माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है और समाचार लेखन की यह शैली सबसे अधिक प्रचलित और प्रभावी भी है। और 90% समाचार और जो कहानी बनती है, न्यूज़ की खबरों की जो स्टोरी बनती है, वो इसी शैली में लिखी जाती है 90%। अब हम देखते हैं कि उल्टा पिरामिड शैली आखिर है क्या। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार पत्र के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, घटते हुए महत्व यानी उसकी इम्पोर्टेंट जैसे जैसे कम इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप नीचे की तरफ ले जाते जाइए, उल्टा पिरामिड। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को, फिर उसके बाद घटते हुए महत्व के क्रम में आप तथ्य या सूचनाओं को लिखेंगे। और कहानी की तरह इसमें क्लाइमैक्स एंड में नहीं होता, जैसे कहानी उपन्यास में हम पढ़ते हैं। इसमें खबर के शुरू में ही आपको महत्वपूर्ण बात बता दी जाती है और फिर सुनने वाला या पढ़ने वाला उसे क्या करता है, उसके बारे में और अधिक जानकारी जानने के लिए उसे आगे पढ़ता है। तो इसीलिए फिर कम महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाता है। सबसे पहले जो बहुत महत्व की बात है या जिसे हमें हाईलाइट करना है उसे सबसे ऊपर रखते हैं। तो इस शैली के अंतर्गत समाचारों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है इंट्रो, दूसरा बॉडी, तीसरा उसका एंड करना यानी समापन। इंट्रो, बॉडी, समापन। इंट्रो समाचार का मुख्य भाग जो पिरामिड, उल्टे पिरामिड में सबसे पहले आएगा और सेकंड नंबर पे आएगा बॉडी। तो घटते हुए क्रम में हम इस हिस्से में सेकंड नंबर पर बॉडी है, तो बॉडी में हम खबर का विस्तृत ब्यौरा देंगे, विस्तार से लिखेंगे खबर को। और अंत कैसे करेंगे, जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे कम महत्वपूर्ण की जो बात है उसे हम एंड में लिखेंगे या देंगे। तो अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर या स्पेस ना होने पर इसे काट कर और भी छोटा आप कर सकते हो, जो भी आपका एंडिंग मटेरियल है। तो इंट्रो, बॉडी और समापन। अब समाचार लेखन की जो मुख्य बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, वे क्या होनी चाहिए। 1, साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी। 2, ट्रिपल स्पेस में टाइप करते हुए दोनों ओर हाशिए छोड़कर ही टाइप कीजिए। और एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों से अधिक ना हो। पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग न करें। समाचार कॉपी में जटिल शब्द एवं संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग भी ना करें। लंबे अंकों को तथा दिनांक को शब्द में लिखें, अंकों में नहीं, शब्दों में लिखें। निम्नलिखित क्रमांक अधो हस्ताक्षरित, किंतु, लेकिन, उपर्युक्त, पूर्वोक्त जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्तनी पर ध्यान दें और समाचार लेखन की भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आम बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करें। अब आते हैं टेलीविज़न की ओर। टेलीविज़न जनसंचार का श्रव्य दृश्य माध्यम है। टेलीविज़न भी रेडियो की भांति एक रेखीय माध्यम है। टीवी में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा तस्वीरों का अधिक महत्व होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुरूप तथा उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। टेलीविज़न में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक खबरें बताने की शैली का प्रयोग किया जाता है। अतः टीवी में समाचार लेखन की प्रमुख शर्त दृश्य के साथ लेखन भी है। अब टीवी खबरों के प्रमुख चरण क्या हैं? तो प्रिंट या रेडियो की भांति टीवी चैनल समाचार देने का मूल आधार सूचना देना है। टीवी में ये सूचनाएं इन चरणों से होकर गुजरती हैं। पहला, फ्लैश,
अर्थात ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरा ड्राई एंकर। तीसरा फोन इन। चौथा एंकर विजुअल। पांचवा एंकर बाइट। छठा लाइव। सातवां एंकर पैकेज। अब विशेषताएं क्या है टीवी की कि पहला देखने व सुनने की सुविधा है। दूसरा जीवंतता, तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रभावशाली है माध्यम, क्योंकि देखना और सुनना दोनों है इसमें। समाचारों का लगातार प्रसारण आप कर सकते हैं, यह भी इसकी विशेषता है। अब कमियां क्या हैं? भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दूसरा, बाइट का ध्यान रखना जरूरी है। और अब तीसरा बिंदु इन कमियों में यह है कि कार्यक्रम का लाइव यानी सीधा प्रसारण कभी कभी सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है। और चौथा बिंदु हम ये कह सकते हैं कि अपरिपक्व बुद्धि पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अब रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा के स्तर पर उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सभी वर्ग और स्तर के लोग समझ सकें। वाक्य छोटे छोटे और सरल हो, वाक्यों में तारतम्यता हो, जटिल शब्दों, सामसिक शब्दों एवं मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए। सरल एवं आम बोलचाल की भाषा हो जिसमें विद्वता ना झलके, और ऐसी ही बोलचाल की भाषा लोगों में लोकप्रिय होती है और समाचार भी आसानी से समझ सकते हैं। तो सरल और बोलचाल की भाषा ही प्रयोग में लानी चाहिए। अब आते हैं इंटरनेट की ओर, और इंटरनेट के बारे में तो मुझसे अधिक आप जानते हैं, और इसकी दीवानगी तो आजकल हर किसी पे, जो खासकर नई पीढ़ी है, वह तो समाचारों के लिए, जानकारी के लिए इंटरनेट का ही सहारा लेती है। समाचार पत्र पर छपे समाचार पढ़ने में आज की पीढ़ी को मज़ा नहीं आता। उन्हें खुद को अपडेट रखना है तो घंटे 2 घंटे में इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। और भारत में इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तो डिजिटल इंडिया की मुहिम चल रही है। तो इंटरनेट द्वारा जहां हम सूचना, मनोरंजन, ज्ञान तथा निजी एवं सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं, वहीं इसके दुरुपयोग भी देखने को मिलते हैं। इसे अश्लीलता, दुष्प्रचार एवं गंदगी फैलाने का माध्यम भी बनाया जा रहा है। इंटरनेट का प्रयोग समाचारों के संप्रेषण, संकलन तथा सत्यापन एवं पुष्टिकरण में भी किया जा रहा है। टेलीप्रिंटर के ज़माने में जहां 1 मिनट में केवल 80 शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते थे, वहीं आज 1 सेकंड में लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। और अब जान लेते हैं इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों आदि के माध्यम से अपने समय की धड़कन को अनुभव कर उन्हें दर्ज करने का कार्य करते हैं, तो यही इंटरनेट पत्रकारिता है। इसी पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। और इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है, जबकि भारत में यह दूसरा दौर है। भारत के लिए प्रथम दौर 1993 से प्रारंभ माना जाता है और दूसरा दौर 2003 से प्रारंभ हुआ। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार वह है
rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन तथा सिफी जैसी कुछ साइटें हैं। रिडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। इन सभी के नाम आप बाय हार्ट कर लीजिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ प्रारंभ हुई और इंदौर की नई दुनिया समूह से प्रारंभ हुआ ये पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। और फिर उसके बाद तो बहुत से वेब संस्करण बहुत से समाचार पत्रों के हैं, अब तो बहुत ही हैं। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा आदि आदि। प्रभा साक्षी नाम से प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है और आज पत्रकारिता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। तो ये जितनी जानकारी आपको यहाँ दी गई है इस हिस्से में पाठ के, वह उस समय की है जब यह पाठ लिखा गया था और तब से और अब में काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं, काफ़ी उन्नत हो गया है हमारा हिंदी का इंटरनेट संसार। तो जो इसमें लिखा गया हो सकता है आपको पत्रकारिता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ साइट किसी और समाचार पत्र की लगती हो, लेकिन जो पाठ्य पुस्तक में नाम दिए गए हैं आपको वही याद करके वही उत्तर में लिखने होंगे। और अंत में जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह यह कि हिंदी वेब जगत में आज अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है और सबसे बड़ी समस्या है हिंदी के फॉन्ट की। मैंने जैसे बताया ये जब लिखा गया था तब की जानकारियां हैं इसमें। अभी भी हमारे पास हिंदी का कोई कीबोर्ड नहीं है। जब तक हिंदी के कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं हो जाता तब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही यहाँ पाठ समाप्त होता है और अब हम जल्दी से कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ देख लेते हैं एक एक अंक के। प्रश्न 1, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। प्रश्न 2, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट माध्यम। प्रश्न 3, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। प्रश्न संख्या 4, भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब स्थापित हुआ? तो पहला छापाखाना गोवा में सन 1556 में स्थापित हुआ था। और प्रश्न संख्या 5, उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में हम समाचार को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 1, इंट्रो जिसे मुखड़ा भी कहते हैं, यह समाचार का मुख्य हिस्सा होता है, और 2, बॉडी जिसमें हम समाचार को विस्तार देते हुए लिखते हैं और यह विस्तार भी हम समाचार के घटते हुए महत्व के क्रम में लिखते हैं। जो पहले जो महत्वपूर्ण भाग, फिर उसके बाद कम महत्व की बातें। और तीसरा जो हिस्सा है समाचार लेखन का वह उल्टी पिरामिड शैली में समापन का होता है, जिसमें हम प्रासंगिक तथ्य और अन्य सूचनाएं देते हैं जो कम महत्व की होती हैं। प्रश्न संख्या 6, टीवी पर प्रसारित समाचार किन किन चरणों से होकर गुजरता है? तो टीवी पर जो भी खबरें प्रसारित होती हैं वे निम्न चरणों से होकर गुजरती हैं। नंबर 1, फ्लैश जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी कहते हैं। नंबर 2, ड्राई एंकर। 3, फोन इन। 4 यानी चौथा एंकर विजुअल। देन 5, एंकर बाइट। 6, लाइव। 7, एंकर पैकेज। प्रश्न संख्या 7, जनसंचार के माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार के माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना, शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना है। प्रश्न संख्या 8, जनसंचार के माध्यमों द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? सहज और सरल भाषा जो जन जन को समझ में आ सके, जनमानस के बिल्कुल निकट हो, जिसे अधिक से अधिक लोग और हर स्तर के लोग समझ सकें। और साथ ही एक और बात का ध्यान रखना है कि छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, नई पीढ़ी में इंटरनेट के अधिक
लोकप्रिय होने के कारण क्या है? तो नई पीढ़ी को अब समाचार पत्र पर छपे समाचार पढ़ने में रुचि नहीं आती और वे अपने आप को बहुत जल्द से जल्द हर चीज़ के लिए अपडेट करते रहना चाहते हैं। तो इस कारण उन्हें इंटरनेट ज़्यादा पसंद है और इंटरनेट द्वारा सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, निजी और सार्वजनिक संवादों का भी वे आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत में वेबसाइट पर पत्रकारिता कौन कर रहा है? तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा तहलका.com। प्रश्न संख्या 11, भारत में वेब पत्रकारिता कौन कर रहा है? तो इसका उत्तर पाठ्य पुस्तक के पाठ के अनुसार आप लिखेंगे rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सिफी। प्रश्न संख्या 12, उस अखबार का नाम लिखिए जो प्रिंट रूप में उपलब्ध ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो एक बार फिर से आप इसका उत्तर भी जो पाठ में नाम दिया गया है वही लिखेंगे। प्रभा साक्षी इसका नाम है। प्रश्न संख्या 13, हिंदी के किन्हीं 2 अखबारों के नाम लिखिए जिनके वेब संस्करण उपलब्ध हैं। आप बहुत से अखबार हैं, आप जो पाठ में दिए हैं उनमें से कोई 2 लिख सकते हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स। प्रश्न संख्या 14, वेब में प्रकाशित किन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो उसमें भी बहुत सी पत्रिकाएं हैं, आप जो पाठ में दी गई हैं उनमें से 3, हिंदी नेस्ट, सराय, अभिव्यक्ति। ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न संख्या 15 है ये। उत्तर होगा कि किसी भी बड़ी खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में या फ्लैश के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसे कम से कम शब्दों में बताया जाता है। और प्रश्न संख्या 16, रेडियो तथा टीवी संचार के कैसे माध्यम हैं? तो रेडियो श्रव्य माध्यम है, टीवी दृश्य एवं श्रव्य माध्यम है। तो ये थे कुछ चुने हुए प्रश्न और उनके उत्तर, और इसी के साथ मैं यहाँ इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।